देखिए क्या बताए इसमें, थोड़ा सा ध्यान देगा, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, पहला क्लास में तब भी समझ सकते हैं। लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर का साइज, मैंने न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो वेरीज करता है डायरेक्टली विद द मास नंबर, यानी कि मास नंबर पर डिपेंड करता है इसका साइज। ठीक है, आवाज आ रही है सबके पास? यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है किसी का, ठीक है, ध्यान देना। तो न्यूक्लियर साइज किसका डायरेक्टली हो गया? ए का। ए मतलब मास नंबर या न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं उसको। यहाँ देखिए क्या लिखे हैं कि न्यूक्लियस का साइज इतना हम क्यों लिख दिए, क्योंकि न्यूक्लियस जो होगा ना वो क्या होगा, एक स्फीयर के जैसा होगा। उसका साइज निकालना होगा, तो साइज हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो उसको वॉल्यूम निकाल के, ठीक है ना। तो वॉल्यूम इसका लिख दिए, गोला का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यू। गोला का आयतन बराबर, पढ़े होंगे फॉर्मूला, 10th क्लास 9th क्लास में पढ़ना था। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अच्छा, फिर क्या बताए कि यूनिट निकालना हो, डायमेंशन निकालना हो, रेशियो निकालना हो या प्रोपोर्शन, ये चार चीज निकालते समय ध्यान रखना चाहिए कि कांस्टेंट टर्म कोई भी हो तो उसको भगा देंगे। तो कांस्टेंट कौन है? आप 4/3 पाई, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मैंने अचर मान, अचर मान मतलब जिसका वैल्यू फिक्स है। तो वैल्यू फिक्स है तो उसको भगा दिया, उसको कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है, यहाँ से रिमूव कर दिया इसको। तो रिमूव किया तो यहाँ पे केवल आर बच गया, आर क्यूब, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अब जो आर का क्यूब है तो उधर जगह क्या होगा? 1/3। जैसे यहाँ पे रहता आर स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रहता, तो हम लोग क्या लिखते हैं? आर डायरेक्टली ए टू द पावर 1/2, या आप लिख सकते हो अंडर रूट ए, 1/2 पावर को क्या बोलते हैं? रूट। अब इसको अगर जो 1/3 नहीं लिखे मैंने, तो आप क्या लिख सकते हैं? क्यूब रूट ए लिख देंगे, ये भी लिख सकते थे आप, लेकिन इससे ज्यादा बढ़िया है ये याद रखने में कि ए टू द पावर 1/3। ठीक है, वेयर आर नॉट क्या बताए? वेयर आर नॉट जो आया एक कांस्टेंट आया जिसका वैल्यू फिक्स है बाबू, लगभग 1.2 × 10⁻15 मीटर पर सेकेंड वैल्यू फिक्स है। इसी प्रकार से न्यूक्लियर डेंसिटी का वैल्यू याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी इज 1.3 × 10⁻17 हो जाएगा। ठीक है, डेंसिटी का मास बाई वॉल्यूम, यानी केजी पर मीटर क्यूब 70। ठीक है, दिख रहा है? यस और नो? बोर्ड दिख रहा है? हाँ तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अरे अभी बादल है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम भी कर देता। बाकी हम तो देख रहे हैं कि टीचमीट से बहुत बढ़िया दिख रहा है। गूगल मीट वाला में प्रॉब्लम क्या था कि कभी भी क्लिक किए तो लेफ्ट हो जाते थे, फोन आ गया तो कट जाता था, ये सब प्रॉब्लम था थोड़ा उसमें। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा कि न्यूक्लियर साइज का फॉर्मूला होता है, व्यंजक पूछता है हिंदी में। न्यूक्लियस का साइज का व्यंजक होता है, तो फॉर्मूला याद रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसे मेरे पास अभी क्वेश्चन बैंक है नहीं, देखते हैं किसी से मंगाते हैं अगल बगल में, क्योंकि चैप्टर 4 को पहुंच गया। जरा देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन बैंक का। धीरे धीरे देखिए, ऐसे ऐसे करते करते हम लोग चौथा चैप्टर में पहुंच गए। बाकी जो नहीं पढ़ने वाला है ना, वो बैठा हुआ है आराम से अभी तक। हाँ, लूडो खेलता है? अच्छा, तो आत्मनिर्भर भारत हो गया ना, इसलिए। बोलिए, न्यूक्लियर डेंसिटी का वैल्यू कैसे आया? देखिए, डेंसिटी कोई चीज के निकालते हैं ना, तो मास बाई वॉल्यूम करके निकालते हैं। अच्छा, मास कितना होता है न्यूक्लियस का वो जानना है, वॉल्यूम कितना आएगा यहाँ से निकाल सकते हैं। किसी जैसे हम लोग हाइड्रोजन एटम के लिए जानते हैं, तो हाइड्रोजन एटम का मास नंबर यहाँ रख देंगे। ठीक है, आर नॉट का वैल्यू तो फिक्स है। ठीक है, ये यहाँ से आर आ गया रेडियस। ठीक है, रेडियस अगर जो आ गया तो आप चाहे तो पूरा वॉल्यूम निकाल सकते हैं।
तब मास बाई वॉल्यूम निकाल देंगे। अब मास कितना होता है न्यूक्लियस का वो पता है। बात समझे? नहीं समझे? जो डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है ना मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, तब मास कितना होता है डेंसिटी निकालने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो मास का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। मास कैसे? किसका? हाइड्रोजन का। जनरली आपको पता है कि नील्स बोर साहब ने केवल हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया। तो हाइड्रोजन एटम के लिए मास का लागू कर सकते हैं कि कितना हो जाएगा, फिर वॉल्यूम यहाँ से रख देंगे। यहाँ से आर रेडियस निकलेगा, आर का वैल्यू रखेंगे, पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा। मास तो सबको पता है कि हाइड्रोजन एटम का मास 1 लगभग 1.00 कुछ होता है। मिटाया जाए? तो फॉर्मूला इसको ध्यान रखेगा, प्रूफ करने के लिए पूछ सकता है, या ऑब्जेक्टिव तो पूछा हुआ हमको याद है। इसके बाद हेडिंग लिखिए आइंस्टाइन या कोई आइंस्टीन पढ़ते। आइंस्टाइन मास एनर्जी कंसेप्ट। आइंस्टाइन का मास एनर्जी कंसेप्ट। इसी के चलते आइंस्टाइन साहब ने नोबेल प्राइज लिए थे मास एनर्जी कंसेप्ट देकर के। यानी कि आप समझ गए कि एनर्जी और मास का कंसेप्ट इक्वल टू mc²। ये फार्मूला आपको भी पता होगा, आइंस्टाइन का सबसे प्रचलित फार्मूला है। तो इससे पहले आइंस्टाइन से पहले लोग क्या बोलते थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट का मास जो होता है और एनर्जी होता है वो अलग अलग कांस्टेंट टर्म है, मैंने दोनों को एक में मिलाया नहीं जा सकता। लेकिन आइंस्टाइन साहब ने बताया कि नहीं, एनर्जी जो है वो मास पर डिपेंड करता है। ठीक है, सी तो वैल्यू फिक्स है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम 3×10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, तो सी कांस्टेंट लिए और एनर्जी को क्या बताया कि मास के डायरेक्टली होता है। तो यहां से लिखा था तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? बिफोर आइंस्टाइन मास एंड एनर्जी are two different constant, but Einstein relate between them, दोनों को क्या कर दिया? रिलेशन बना दिए। किसका? मास और एनर्जी का। और ये फॉर्मूला लिख लेना इक्वल टू mc²। इन्होंने बताया कि एक mu इक्वल टू, धुंधला नजर आ रहा है, सबकी इंक भर के लिखते हैं। हिंदी जो लिखने वाले लिख लेंगे कि आइंस्टाइन से पहले मास और एनर्जी दो डिफरेंट कांस्टेंट थे, दो अलग अलग नियतांक था। आइंस्टाइन से पहले मास तथा एनर्जी दो अलग अलग नियतांक था, लेकिन आइंस्टाइन ने इसके बीच एक रिलेशन प्राप्त किया। इक्वल टू mc², जिसमें एनर्जी मास पर आधारित है। अब सोच रहे हो कि प्रूफ तो नहीं ना हो गया, तो इसको प्रूफ करने के लिए पार्ट 1 में आपको पूछता है, बीएससी जब ऑनर्स कीजिएगा फिजिक्स से तो आपको वहां पार्ट 1 में पूछता है 20 नंबर में 20 मार्क्स का रहता है कि प्रूफ कीजिए कि आइंस्टाइन का फॉर्मूला इक्वल टू mc² होता है।
तभी हम नहीं प्रूफ कर सकते आपको। 20 नंबर का होगा तो आप समझ लीजिए कि कितना पेज में जाएगा। ठीक है, तो कोई मत बोलना कि प्रूफ नहीं किए डायरेक्ट लिख दी, तभी आपको प्रूफ नहीं पढ़ना है 12 तक। बाकी जानने के लिए तो फार्मूला 9 क्लास का स्टूडेंट जानता है। क्या आइंस्टाइन का सबसे प्रचलित फार्मूला E इक्वल टू MC स्क्वायर, और न्यूटन का सबसे प्रचलित फार्मूला F इक्वल टू ma। नहीं पता है ना आप लोग को? बोलिए, लिख लीजिए। दिख रहा है बोर्ड, लेकिन पूरा क्लियर नहीं दिख रहा। बाकी ठीक है। हो गया लिखा हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे याद रखना एक बात, ठीक ना, कि 1 AMU इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे होता है उसका प्रूफ देंगे। हालांकि आपको पास अगर जो एम करीम बुक होगा ना, किताब आपके पास एम करीम का होगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा, वही जानना भी। एम करीम का बुक है? अभी आपके पास आए तो पलट के देखिए, न्यूक्लियस चैप्टर 1 मतलब समझते हो, एटॉमिक मास यूनिट, एनर्जी में बदल दिए उसको, मतलब मास को कथी में बदले, एनर्जी में। तो आगे हम लोग अब पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी बताने जा रहा है कि इसका स्टेबिलिटी क्या। तो देखा गया कि लगभग 1000 में 280 न्यूक्लियस ये स्टेबल है, बाकी ज्यादातर न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल है। स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ता है? तो स्टेबल होने के लिए N/P इक्वल टू 1 होना चाहिए, जो बहुत रेयर होता है। अगर जो इतना 1 नहीं आया तो समझिए कि न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है। N मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और P मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो कितना होना चाहिए? 1, तब न्यूक्लियस क्या होगा? स्टेबल होगा। बात समझ रहे हो? अगर जो केमिस्ट्री में नहीं पढ़े होंगे थोड़ा बहुत भी, तो इसमें दिक्कत होगा इस चैप्टर में, ठीक है ना। फिजिक्स एक जरा दूसरा जैसे सब्जेक्ट है, एक तो मैथ आता है उतना, अब 2 चैप्टर इसमें केमिस्ट्री भी डाल दिया। तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, लिख लीजिएगा। हिंदी में पहले लिख लीजिए या तो बोल देते हैं। यह ऑब्जर्वेशन किया गया कि 1000 में लगभग 280 न्यूक्लियस स्टेबल पाया जाता। यह ऑब्जर्वेशन किया गया कि 1000 में लगभग 280 न्यूक्लियस स्टेबल पाया जाता। स्टेबल मतलब समझते हो? नहीं जी? हाँ, स्टेबल के मतलब समझ रहे हैं कि अभी हम लोग स्टेबल नहीं है। आत्मनिर्भर पहले थे, लेकिन वो छिना गया हम लोग से। पढ़ाते थे, आत्मनिर्भर थे, अपने पढ़ाते थे, थोड़ा बहुत खर्चा आ जाता था काम चलने में, लेकिन वो स्टेबल अभी नहीं है। इसलिए न्यूक्लियस को भी ज्यादा स्टेबल नहीं मानिए। 1000 में लगभग 280 न्यूक्लियस स्टेबल होता, उतना लिख लिए कि 1000 में लगभग 280 न्यूक्लियस स्टेबल पाया जाता। न्यूक्लियस को स्टेबल होने के लिए, उसी में लिखिएगा, न्यूक्लियस को स्टेबल होने के लिए
एन बाई पी इक्वल टू 1 होना चाहिए, एन बाई पी इक्वल टू 1 होना चाहिए। न्यूक्लियस को स्टेबल होने के लिए एन बाई पी इक्वल टू 1 होना चाहिए। यदि न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन, यदि न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का रेशियो 1 से कम या ज्यादा होता हो, 1 से कम या ज्यादा होता हो, तो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं माना जाता, तो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं माना जाता। हो गया? बोलो ना। शुरू से क्या बोले? क्या ऑब्जर्वेशन किया गया कि 1000 में लगभग 280 न्यूक्लियस स्टेबल पाया जाता है। न्यूक्लियस को स्टेबल होने के लिए एन बाई पी इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है? यदि न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का रेशियो 1 से कम या 1 से अधिक हो तो वह न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता, तो वह न्यूक्लियस वह स्टेबल नहीं होता। ठीक है? हो गया? हाँ, तो न्यूक्लियस स्टेबल के बारे में बताएं। इसके बाद एक बढ़िया टॉपिक है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी हमको लगता है आज कम पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग नहीं जुड़ पाए हैं। थोड़ा सा भी 1-2 दिन कहानी सीखने में लग जाए कि कैसे टीच मीट से जुड़े। पहले गूगल मीट से चल रहा था। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा न्यूक्लियर बाइंडिंग, इंग्लिश में नहीं बोले तब बोलना चाहिए, हमको भूल गए। लिखिए, इट इज ऑब्जर्व दैट, इट इज ऑब्जर्व दैट, इट इज ऑब्जर्व दैट 280 nucleus are stable, 280 nucleus are stable, 280 nucleus are stable in 1000, in 1000। हो गया? फुल स्टॉप। nucleus is stable when, nucleus is stable when n by p equal to 1, when n by p equal to 1, if it is greater or less than 1, if it is greater or less than 1, then nucleus are unstable। क्लियर? न्यूक्लियस का ग्रेटर और लेस देन 1, देन न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई लिख सकते हो, न्यूक्लियाई या न्यूक्ली कोई पढ़ता, न्यूक्लियस का प्लूरल हो गया, देन न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल। हो गया? हाँ, नेक्स्ट क्लास में चलेगा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियर फोर्स के बारे में चलेगा कि न्यूक्लियर फोर्स क्या है। उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स के बाद चलेगा रेडियो एक्टिविटी। मतलब नेक्स्ट क्लास में रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट होने के चांस है, इसलिए कोई भूलिए नहीं। रेडियो एक्टिविटी में ही आपको अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 गो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अल्फा, बीटा और गामा। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन बैंक जिसके पास है वो देखिएगा, उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है? रेडियो एक्टिविटी में ही आपको केमिस्ट्री वाला पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और क्या पढ़ना? हाफ लाइफ। यहाँ हाफ लाइफ भी हम पढ़ाएंगे, जो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं। तो आपको फायदा होगा कि केमिस्ट्री वाला भी हो जाएगा और फिजिक्स वाला भी होगा। तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में।